और इस वक्त तस्वीरें सीधे आ रही हैं गांधीनगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने गए। इसके बाद प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। मां से वो मिले, मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये मां हीराबेन से बातचीत की उनकी तस्वीरें हैं जो अभी अभी पहुंची हैं, और मां से बड़ी अंतरंग बात करते हुए। मनीष भाई, इस तरह की तस्वीरें हर वोटिंग से पहले या फिर जब भी कोई इवेंट बड़ा होता रहता है तब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती है प्रधानमंत्री जी की अपनी मां के साथ। दीपक भाई, यही नहीं, आप ये देखिए इन तस्वीरों में एक और चीज, एक तो सिर पर हाथ फेर रही हैं और उसके साथ ललाट पर रोचना भी की है, जिसे हम तिलक कहते हैं जी। मेरे ख्याल से रोचना दिख रहा है, अगर आप साइड से देखें तो मेरे ख्याल से अगर इसे सूचक के रूप में माना जाए तो ये विजय तिलक भी है कि मां ने रण में उतरने के पहले बेटे के ललाट पर जो रोचना किया है, और वो जैसा कि हमेशा मिठाई खिलाती हैं। आप देखिए इस बार भी कुछ नारियल उनके हाथ में है जी, और हाथ में वो दोशाला है या शॉल है, एक शॉल टाइप उनके हाथ में दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले, जो उन्होंने साइड में रख दिया है। उसके बाद उनके हाथ में एक नारियल दिखाई दिया। देखिए पंकज वो उनके ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं दीपक भाई, उन्होंने अपने हाथ से मां के हाथ में कुछ दिया। मुझे ऐसा लगता है ये चुनरी है कोई जो दिख रही है, ऐसा कि कहीं माता के मंदिर से आई हुई चुनरी है, जो शक्ति कवच के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि मां अपनी शक्ति को हाथ से देते हुए और शक्ति दोगुनी हो जाती है, और एक वो चक्रव्यूह को साधने भेदने में मदद करेगी, क्योंकि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और मां के साथ हर पुत्र का एक भावनात्मक रिश्ता होता है, और प्रधानमंत्री की मां जिस घर में रहती है वो दरअसल उनके भाई का सरकारी निवास है। उनके भाई गुजरात राज्य सरकार में काम करते हैं, और जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री कई सालों तक रहे गुजरात के, उस दौरान भी वो राज्य सरकार में काम करते रहे और विधिवत अपनी ड्यूटी उसी तरह से निभाते रहे। अब आप मां की तस्वीर देख सकते हैं, मां उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, मिठाई खिलाते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष भाई, क्या लगता है आपको, 26 सीटें गुजरात में हैं, और इन 26 सीटों में नवीन जी आपको क्या लगता है 100%, 100%? 100% बात सही है, लेकिन इसको आशीर्वाद को उससे नहीं देखना चाहिए कि गुजरात की सीटों के बारे में। मां का आशीर्वाद तो मां के आशीर्वाद से गुजरात की सीटें बिल्कुल अलग है। मां का आशीर्वाद है, और मुझे लगता है कि उसके अंदर हमको ना तो राजनीति देखनी चाहिए और ना ही ये देखना चाहिए कि चुनावी मैदान में उतरे हैं इसलिए मां से मिलने गए। जब उनको पहला मौका मिला है तो मां से मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और हर मां चाहती है उसका पुत्र तरक्की करे, और ये तो मां ऐसी जिसने अपने पुत्र को जो है देश के लिए समर्पित किया है, ऐसी मां नहीं हो सकती। ऐसी मां को और मां ने भी अभी खबर आ रही है नवीन भाई कि मां ने जो मोदी जी को है वो 501 रुपए दिए, श्रीफल दिया, नारियल जिसे हम कहते हैं, और उसके साथ उनका सम्मान किया, प्रसाद खिलाया, मिठाई खिलाई, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। तस्वीरों में उनके परिवार के लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके भाई पंकज का घर है, जिस घर में प्रधानमंत्री की मां हीराबेन रहती हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने उसके कुछ दिनों बाद वो यहां पर भी 7 RCR में भी उनसे मिलने के लिए आई थी। तब की भी कुछ तस्वीरें मीडिया में सामने आई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन तस्वीरों को जारी किया था। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री की अपनी मां के साथ। प्रधानमंत्री की मां बिना अपने रूटीन को तोड़े हुए हमेशा वोट डालने के लिए जाती हैं, लेकिन आज जिस बूथ में प्रधानमंत्री का वोट है उससे थोड़ी दूर एक बूथ है जिसके अंदर वो आज अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। मां से मिलने के बाद प्रधानमंत्री सीधे मतदान केंद्र जाएंगे। उनका वोट गांधीनगर में ही है और वहीं पर वो अपना वोट डालेंगे। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा के पास। अरविंद हमारे साथ गांधीनगर से जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या खबर निकल के आ रही है? प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई? उनकी मां की तस्वीरों में हम देख रहे हैं, उनको श्रीफल दिया है, यानी नारियल दिया है, एक शॉल की तरह की कोई चीज है, और साथ ही साथ 501 रुपए दिए हैं। आपने तो कई बार प्रधानमंत्री और उनकी मां की इस मुलाकातों को, एक मां और बेटे की मुलाकात को कई बार कैमरे के अंदर कैद किया है। क्या खबर निकल कर आ रही है? और प्रधानमंत्री के साथ जब वो अपनी मां से मिलने गए तो कौन कौन और प्रमुख लोग मौजूद थे?
देखिए, प्रधानमंत्री जब भी अपने घर जाते हैं, अपनी माता से मिलने जाते हैं, तो दीपक जी अक्सर उनके साथ उनका परिवार रहता है और किसी को कोई वहां पर ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनके परिजन सिर्फ वहां पहुंचते हैं। आज भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, कुछ पैसे उनकी मां ने आशीर्वाद के रूप में दिए और मां अंबाजी की जो है एक चुनरी वहां से लाई जाती है। प्रधानमंत्री का परिवार, खुद प्रधानमंत्री मां अंबा के परम भक्त रहे हैं। आप जानते होंगे कि 9 दिन का वो उपवास करते हैं, क्योंकि अपनी व्यस्तताओं के चलते इस बार अंबाजी नहीं जा सके थे। तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए जो चुनरी लाई गई थी अंबाजी के प्रसाद के रूप में, वो उनकी माताजी ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद के रूप में दी है, नारियल दिया है और जीत की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री के साथ उनके परिवार के ही लोग मौजूद थे, खासकर उनके छोटे भाई उनके और भाई भतीजे सब वहां पर मौजूद थे। और प्रधानमंत्री के जो छोटे भाई हैं पंकज, वो सूचना विभाग में कार्यरत हैं और लंबे अरसे से कार्यरत हैं। बतौर जब मुख्यमंत्री मोदी हुआ करती है, इसके पहले से वो रहे हैं यहाँ पर। और माँ हीराबा पंकज के साथ ही रहा करती हैं। यहाँ पर जो मैं रानीप की बात कर रहा हूँ, जहाँ उनका इंतजार होगा है, यहाँ उनके बड़े भाई सोम भाई रहा करते हैं, जहाँ उनके घर में उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है प्रधानमंत्री मोदी का। और यहीं पर उनके छोटे भाई, बड़े भाई का घर है सोम भाई का। तो सोम भाई के घर के पास जो निशान स्कूल है, यहाँ पर प्रधानमंत्री वोटिंग करेंगे। उनका इंतजार किया जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह खुद इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो दीपक जी अच्छी तरीके से परिचित है कि 90 के दशक से पहले की ये जोड़ी रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच एक कॉम्बिनेशन बना था। और आज किस जगह पर है ये दुनिया जानती है। आज फिर अमित शाह प्रधानमंत्री का इंतजार करते हुए लंबे वक्त से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और संकेत इस बात के हैं कि कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और वोट करेंगे। उनके चाहने वाले भी उनके यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मतदाताओं को कोई तकलीफ ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दीपक जी। उनके लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं ताकि लोग आसानी से आ जा सकें, क्योंकि पुलिस को अच्छी तरीके से मालूम था कि ये प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। इसके मद्देनजर यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और पार्टी के अध्यक्ष उनका इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री फिर अपना वोट देंगे। दीपक जी ठीक है अरविंद, आप बने रहिए, हम भी नजर बनाए रखे हैं जब प्रधानमंत्री अपना वोट करने जाते हैं। अमित शाह को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा उनके साथ है और प्यार से उसके कान खींचते हुए अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और गांधीनगर सीट से लड़ रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बिहार में भी देखने को मिल रहा है और बिहार की ये वीवीआईपी सीट है मधेपुरा, जहां पर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी राकेश सिंह, जहां पर शरद यादव और साथ ही साथ पप्पू यादव के बीच मुकाबला है। शरद यादव आरजेडी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के हैं और साथ ही साथ वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट हैं। एक त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है। सीधे चलते हैं मधेपुरा, जहां पर राकेश सिंह के साथ जुड़े हुए हैं खुद कैंडिडेट पप्पू यादव। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? राकेश पहले तो ये बताइए। देखिए, साफ तौर पे दीपक जी यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और जिस तरह से शरद यादव बनाम दिनेश चंद्र यादव और पप्पू यादव के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। और हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी जिस तरह से यहाँ पर लगातार कैंप किए हुए हैं, शरद यादव लगातार कैंप किए हुए हैं। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिरकार क्या जो यादवों का ये गढ़ कहा जाता है, क्या यहाँ से कौन जीतेगा? हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी, जिस तरह से मुकाबला है और वो तय करेगा। पप्पू जी, यहाँ पर आप मुकाबला किस तरह देखते हैं? सर, मुकाबला जनता से पूछिए ना, जनता तो मालिक होता है, भगवान होता है। अब जाइए, जो हीरो है, युवा आइकॉन है, आप उनसे जाकर के बात कीजिए। आप 16% जो यूथ है वो क्या सोचता है? कौन यहाँ पर मुकाबला है? ये तो आप जनता से पूछिए क्या मुकाबला। ये पप्पू यादव कैसे बोलेगा? मैं तो दूर दूर तक कल्पना नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो 5 हेलीकॉप्टर, 10 हेलीकॉप्टर यहाँ पर लेकर के नीतीश जी 15 दिन से पहले जिताने आते थे, अब किसको हराने आए? लाल बबुआ जी, जिसकी वजूद ही बाप के नाम से हो। लाल बबुआ कौन? जिसका वजूद बाप के नाम से हो, जिसको कोई ज्ञान तो से मतलब नहीं, महागठबंधन को जिसने समाप्त किया, अपनी बहन के लिए माले से समझौता करता हो, साबुद्दीन की पत्नी को हराना चाहता हो।
आप कन्हैया को जाकर के कहते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही है, यहाँ कहते हैं जहर खा लेंगे, बगल में कहते हैं कि पप्पू यादव की। अब एक लेडीज जिसके बारे में सोमनाथ दादा ने सारी बात कही हुई है कि कौन सी लेडीज है, देश की लैकिंग है, देश उस लेडीज के बारे में आपके चलते खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपकी पत्नी को। सर कौन सी बात करते हैं आप? इसके पहले बिहार जेडी लड़ा था, थर्ड आए थे लालू यादव जी, 30,000 से राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री जीते। हम 15 साल से यहाँ नहीं थे, लालू यादव तो लड़ रहे थे, जिसने सबसे ज्यादा जंगल राज की गाली दिया और यादवों को विलन बनाया, यादव नॉन यादव करवाया, पिछड़े अति पिछड़े करा करके बर्बाद किया, जिस मधेपुरा के ताकत को तोड़ा। आप उनसे पूछिए ना कि लालू यादव 2-3 बार हारे क्यों यहां से, पप्पू यादव को आना पड़ा। और नरेंद्र मोदी जी की हवा में पप्पू यादव और रंजीत रंजन यहां चुनाव जीते। इसका मतलब है कि कोई जाति धर्म तब भी नहीं थी और आज भी कोई जाति धर्म मजहब नहीं है, बैरियर नहीं है। यहां पर एक रिश्ता है, कौन होगा कोसी का बेटा, कौन होगा गरीबों का आवाज, कौन होगा दिल्ली में एक आशियाना जो सबकी उम्मीद है, पूरे देश के गरीब वहां इलाज कराते हो, कौन होगा रंजीत रंजन जी जो कम से कम विजिबल है, सबके लिए आती है, सबके साथ रहती है, 12 घंटे के अंदर पप्पू यादव पहुंचते हैं, हर दुख सुख में रहते हैं। कोसी सीमांचल की बात ये तो गडकरी जी ने कह दिया है कि पप्पू यादव और रंजीत रंजन जैसा कोई नहीं यहाँ करके। अब किसकी सर्टिफिकेट, कितने जनता तो सर्टिफिकेट देती रही है कि मेरा बेटा है, मेरे आंगन का है, मेरे आंचल का है, हम 2 मिनट में इनसे मिल सकते हैं, हम छोटी छोटी जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं, हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, हमारे आंसू पोंछने ही आते हैं, हर पर में दुख में आते हैं, मरनी करनी में आते हैं, हर गरीबों की आवाज, हर गरीबों की जिंदगी के सपने। पप्पू यादव से खतरा लगता है तेजस्वी को? भैया किसको खतरा लगता है मुझे नहीं पता, मैं खतरा किसी के लिए नहीं हूं। पप्पू यादव को कौन हराएगा ये सवाल है, मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं। मैं खतरा सिर्फ उसके लिए हूं जो बिहार की युवाओं की जनता को जाति धर्म के मजहब के मसाले में जो ये कहता हो कि चुनाव में कि पिछड़ी जाती हूं इसलिए मुझको चोर कहता है, ये कहता हो कि पाकिस्तान या एसटी एससी सॉल्व सेंटिमेंटल इशू, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो 1990 में था, आज भी विकास का इशू नहीं है। नोटबंदी गायब, जीएसटी गायब, सारी बातें गायब हो गई। पप्पू यादव जीतते हैं तो किधर रहेंगे, कांग्रेस की तरफ, एनडीए की तरफ? इसमें कोई बहस नहीं है जनाब। देश की जनता, देश के व्यापारी अच्छे ढंग से रहना चाहते, जीना चाहते हैं। मुझसे यदि आप पहले पूछिएगा तो मैं बहुत क्लियर बता दूं, कांग्रेस की सरकार यदि बनेगी और मैं तो इस बार बिहार के विशेष राज्य के दर्जा और कोसी के विशेष पैकेज, एनवायरमेंट और मैं अपने छात्र के एजुकेशन सिस्टम पर और हेल्थ सिस्टम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी प्राथमिकता बिहार, साफ साफ शब्दों में कहिए पप्पू जी, साफ साफ शब्दों में आप जाने। प्राथमिकता बिहार की युवाओं की रोजगार की होगी और छात्रों के भविष्य की होगी। किसी कौन देगा भविष्य? सर मुझे तो लगता है कि एक अविश्वास पैदा हुआ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, बड़ी उम्मीद थी और ये विश्वसनीयता उन्होंने खोई है। यदि विश्वास होता तो 27 से बाहर। मुद्दा क्या है यहाँ पर? सर मुद्दा सीधा है कि कौन मेरा है, कौन रिश्ते के लायक है, कौन हमारी बात करता है, कौन मेरे दुख सुख में पहुंचता है, कौन हमारा इलाज कराएगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारे रोजगार की बात करेगा। राकेश इनसे पूछिए कि तेजस्वी से इसलिए तो नहीं नाराज कि उन्होंने सीट नहीं छोड़ी और शरद यादव को टिकट दे दिया। ये क्या है, ये गाय मालूम है क्या? आप इस्तेमाल करते रहते हैं, 4 हेलीकॉप्टर यहाँ जोड़ देते हैं। लेकिन पप्पू जी तेजस्वी नाराज क्यों हुए और यहाँ से शरद यादव क्यों उतार दिया? आपको नहीं देखकर, आपको समर्थन नहीं देकर? आप किनसे, हमको नहीं पता किनको क्या उतार दिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता है कौन किसको उतार दिया। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि इनका कुछ, इनको दुर्भाग्य है मेरा कि मैं लालू यादव के बाद पैदा हूं, बहुत बाद पैदा हूं। अन्यथा राजनीति में मुझे लगता है कि बहुत पहले हम बिहार के जाति धर्म मजहब जैसी तस्लीम को खत्म भी करते और ऐसे नेता जो लोग आए अच्छी विरासत पर और फिर बाद में विखंडित करते चले गए। नीतीश कुमार जी विकास की बात बहुत लंबे चौड़े करते हैं, अगले बार जब आए नीतीश कुमार जी तो 2 सीट मात्र चुनाव जीते, तो क्या अगले बार विकास नहीं किए थे क्या? जब गठबंधन नहीं हुआ तो सिमट गए और फिर गठबंधन तो उन्होंने कर लिया डर के मारन। राकेश ये कह रहे हैं कि जाति धर्म की राजनीति खत्म कर देती, अगर लालू यादव के टाइम पर पैदा हुए होते। इनसे ये पूछिए, जाति धर्म और बाहुबल की राजनीति, तीनों की राजनीति तो ये खुद करते हैं। लेकिन कोसी सीमांचल रिश्ते पर, एक उम्मीद पर, एक सपनों पर। जाति धर्म आप कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा ये किया गया? सब
धर्म और मजहब कौन कर रहा है? हर ग्रुप, हर हमाम में सब नंगे, जहर हर लोग पैदा कर रहे हैं। लालू यादव नहीं, क्या नीतीश कुमार जी जाति धर्म से अलग है क्या? वो गठबंधन अति पिछड़ा ये कौन? ये सब मिल करके, ये जेपी और कर्पूरी के सपने को सबने तो मिलकर खत्म किया। इसीलिए कोसी तय कर चुका है सीमांचल। कौन क्या बोलता है छोड़ दीजिए, उसके बारे में अगले बार आश्वस्त हैं? नहीं, आप जनता आश्वस्त होगी। नरेंद्र मोदी के ठीक है राकेश, फिलहाल यही रुकेंगे। पप्पू जी सुबह सुबह बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका गुस्सा कितने वोट उनको दिलवा पाएगा? वैसे भी उनकी छवि बिहार की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की रही है। धन बल, बाहुबल, धर्म, जाति सभी का भरसक इस्तेमाल वो करते हैं अपने चुनाव के दौरान, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो उनकी वाणी, उनके सुर पूरी तरह बदल जाते हैं। अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज की वोटिंग खत्म होने के साथ 22 राज्यों की 302 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा आज। इसके बाद 4 चरण बचेंगे और 4 चरण के भी हम आपको लगातार कवरेज दिखाएंगे, लेकिन आज की कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री की मतदान करते हुए सीधी तस्वीर।